30 kroner उसने ले लिए, निकाल लिए, और ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, और उसने पैसे निकाल के अपने पॉकेट में रख लिए। देन ही हंग द लेदर पाउच, फिर उसने लेदर पाउच को टाँक दिया वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से, बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, जहाँ पे था वहीं पे, और फिर वो चला गया। फिर वो कहता है एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज विद हिज स्मार्टनेस। जैसे ही वो गया पैसे को लेकर अपने पॉकेट में, उसने बहुत प्लीज महसूस किया और स्मार्टनेस महसूस किया, अपनी स्मार्टनेस से बड़ा खुश महसूस किया। ही रियलाइज, ऑफकोर्स उसको ऑफकोर्स रियलाइज हो गया कि एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। शुरू में तो उसने सोचा कि वे पब्लिक हाईवे पे नहीं जाना चाहिए उसको, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और लेकिन रोड पे चले जाना चाहिए, तो इस वजह से रोड पे चला गया। इनटू द वुड्स, जंगल में, रोड पे से टर्न हो गया, पहले तो पब्लिक हाईवे पे गया वो, पब्लिक हाईवे पे चलता चलता फिर उसको जंगल दिखाई दिया, वुड्स का मतलब यहाँ पे जंगल है बेटा, जंगल दिखाई दिया, फिर वो जंगल में चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, पहले घंटे तो वही जंगल में जाकर उसको कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वॉर्स, लेकिन फिर दिन में वो उसमें जब चला गया जंगल में तो और उसको परेशान, वॉर्स और बेकार होता चला गया। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो जंगल था ना बहुत बड़ा था और बहुत कन्फ्यूज़ करने वाला था, और वो जंगल में चला गया, बड़े जंगल में, तो भाई जाके फंस गया वो, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो अंदर चला गया। फिर वो कहता है ही ट्राइड, उसने बहुत कोशिश की, टू बी श्योर, ये पक्का पता लगाने के लिए, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि वो किसी ना किसी डेफिनेट डायरेक्शन में जाए, बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो पाथ्स थे, पाथ्स मतलब जो रास्ते थे वो ट्विस्टेड थे, टेढ़े मेढ़े थे, आगे पीछे जैसे अजीब तरीके से जा रहे थे वो रास्ते। तो ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता गया और उसको उस वुड का, उस जंगल का कोई एंड ही नहीं मिला, फिर वो वहीं घूमता रहा। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसको पता चला कि ये तो फॉरेस्ट के एक ही हिस्से में घूम रहा था, उसके पास कोई जगह ही नहीं थी, मतलब उसको रास्ता ही नहीं पता चल रहा था, एक ही रास्ते में घूम फिर के वहीं आ जाता वो, क्योंकि जो रास्ता था टेढ़ा मेढ़ा था, घूम फिर के उसको ऐसा लगा कि वहीं घूम रहा है वो, कहीं आगे गया ही नहीं है वो, उसको रास्ता मिल ही नहीं रहा था बाहर जाने के लिए। नाउ हिज ऑन टर्न कम, वो कहता है सॉरी, ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट रैप, एकदम से उसको वर्ल्ड के बारे में सोच उसके माइंड में आई, याद आई उसको अपने विचार, और रैट रैप के बारे में अपने विचार, यानी कि वर्ल्ड और रैट रैप दोनों के बारे में उसको अपने विचार रिकॉल हुए, रिकॉल का मतलब याद आए। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, और उसका खुद का नंबर आ गया था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, उसने अपने आप को भैया क्या कर दिया, अपने आप को पागल बनवा दिया इस बेट से। बेट मतलब जो उसको लालच, यानी पैसे का लालच मिला तो जंगल में चला गया, पैसे की वजह से कहीं कोई पकड़ ना ले, वो जंगल में चला गया, तो उस लालच से वो ऐसे फंस गया जैसे कोई चूहेदान में फंस जाता है, किसी लालच की वजह से, खाने की लालच की वजह से, वो पैसे की लालच की वजह से जंगल में फंस गया, और जंगल उसके लिए चूहेदानी की वजह से काम कर रहा है। द होल फॉरेस्ट, द होल फॉरेस्ट, पूरा जो जंगल था, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, इस जंगल की जो टहनियाँ थी, जो वो थी टहनियाँ थी और बड़े बड़े जो इसके डग्गे बने हुए थे, इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स, इसके जो गहरे और मोटे जो टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े थे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक अ इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, जैसे इम्पेनिट्रेबल प्रिजन होता है ना, एक ऐसा प्रिजन जिससे कभी बाहर नहीं निकला जा सकता, जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे प्रिजन में वो फंस गया। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिस प्रिजन से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था। तो कहता इट वॉज लेट इन दिसंबर, वो जब जंगल में फंस गया ना, दिसंबर का लास्ट चल रहा था, यानी कि जनवरी की शुरुआत होने वाली थी, तो उस टाइम पे तो वैसे ही अंधियारी रात होती है, कोहरा होता है, फॉग की वजह से सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है और शाम भी जल्दी हो जाती है। फिर कहता है डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जो अंधेरा था पहले से जंगल में आ चुका था। डिसेंड का मतलब होता है बढ़ना किसी चीज़ का। फिर वो कहता है दिस इंक्रीज द डेंजर, और जैसे अंधेरा बढ़ गया
तो अंधेरे ने डेंजर, खतरा पैदा कर दिया, उसके लिए बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, जैसे उसको लगा कि अंधेरा बढ़ गया, उसके लिए खतरा बढ़ गया है, तो उसकी जो उदासीनता थी और उसकी परेशानी थी वो दोनों बढ़ गई। फाइनली ही सॉ नो वेट आउट, अब उसको कोई रास्ता नहीं मिला बाहर आने के लिए। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, अब भैया वो ज़मीन पे ही बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, बिल्कुल इतना थक गया कि जैसे मरने को हो जाता है ना इंसान, ऐसा हो गया, अधमरा सा हो गया। फिर वो कहता है थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोच कर कि अब उसका अंतिम समय आ गया है, वो बिल्कुल अधमरा सा हो गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हैड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने अपना सर ग्राउंड पे रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसको एक साउंड सुनाई दिया। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक लगातार थम्पिंग हो रही थी, थप थप की सी आवाज़ आ रही थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, इस बात को पहचानने में कोई डाउट नहीं था कि वो जो थप थप की आवाज़ थी वो किसकी थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खुद खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, उसने पहचान लिया कि वो हैमर स्ट्रोक्स थे, यानी कि वो हथौड़े की आवाज़ थी, मारने, हथौड़ा मारते हैं ना, स्ट्रोक मारते, स्ट्रोक मतलब मारना किसी चीज़ को, हैमर हथौड़ा, हथौड़ा के मारने की आवाज़ थी। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन मिल से। तो ही थॉट, उसने सोचा भाई ये तो किसी आयरन मिल से हथौड़े की आवाज़ आ रही है, तो देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उसने सोचा कोई ना कोई ज़रूर आसपास में होएगा। तो ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी पावर इकट्ठी करी। गॉट अप, वो खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड, और लड़ खड़ा के इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जिधर से साउंड आ रहा था उस डायरेक्शन में वो लड़ खड़ा के, स्टैगर्ड मतलब लड़ खड़ाते हुए चल दिया। फिर देखिए वो आगे क्या कहता है, आगे कहता है द रामजसो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो रामजसो आयरन वर्क्स था, यानी कि मिल थी ना रामजसो, वो आजकल बंद थी। वर नॉट सो लॉन्ग, वो पहले बंद नहीं हुआ करती थी। अ लार्ज प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट था भाई वो, विद स्मेल्टर, उस यानी कि उसमें पिघलाने वाली कोई मशीनें थी, रोलिंग मिल, रोल करने वाली, बेलने वाली मिल थी, एंड फोर्ज, और भट्टी भी थी उस मिल में। फिर वो कहता है इन द समर टाइम, जब समर का समय हुआ करता था, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोडेड बैर्जेस एंड स्कॉज स्लाइड डाउन द कैनाल, यानी कि नदी के सहारे सहारे बड़ी बड़ी जो वो नौकाएं होती थी वो आया करती थी, हैं, वो लोड किया करती थी, लोडेड नौकाएं हुआ करती थी वो, यानी कि सामान लेके आती थी वो। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जिसको एक इनलैंड लेक, बड़ी सी इनलैंड वो थी लेक, वहाँ पे ले जाया जाता था। एंड इन द विंटर टाइम, और जो विंटर का समय था, तो विंटर टाइम में क्या होता था, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो चारकोल क्रेट थे जिसमें कोयला जाता था ना, उस क्रेट में से कोयला छन छन के ज़मीन पे गिरता रहता था, और ज़मीन पे गिरने से जो रोड बना हुआ था, रोड बिल्कुल काला हो जाता था। विंटर के समय की बात यह है। फिर वो कहता है ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक दिन शाम की बात है, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से थोड़ा सा पहले, द मास्टर स्मिथ, जो मास्टर स्मिथ था, मास्टर स्मिथ मतलब जो लोहार था, उनका बॉस था, जो लोहा कूटने का काम करते थे, उन सब का जो बॉस था, एंड हिज हेल्पर सेट इन अ डार्क फोर्ज, और उसके जो हेल्पर था वो एक डार्क फोर्ज में, यानी कि अंधेरी वाली भट्टी के रूम में बैठा हुआ था, नियर द फर्नेस भट्टी के पास में, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, एक जो पिग आयरन था, यानी कि बड़ा सा जो लोहे का टुकड़ा था, उसका इंतज़ार कर रहा था। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको फायर में डाला हुआ था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, उसको रेडी करने के लिए, ताकि उसको भट्टी में डाला जा सके, जहाँ बिल्कुल आग जलती रहती है, वो भट्टी का वो छोटा वाला मुँह। फिर वो कहता है एवरी नाउ एंड देन, यानी कि समय समय पर क्या होता था, थोड़े थोड़े समय में, वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टायर टू ग्लोइंग मास, उनमें से कोई ना कोई खड़ा हो जाता था स्टायर करने के लिए, हिलाने के लिए। द ग्लोइंग मास, जो मास जो लोहे का टुकड़ा जलता रहता था, ग्लो होता रहता था, बिल्कुल लाल होता रहता था, उसको हिलाने के लिए विद अ लॉन्ग आयरन, दूसरा सा एक आयरन की छड़ी सी रहता था, उससे हिलाता था ताकि जो लोहा अच्छे से गर्म हो जाए। फिर रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही समय में फिर वहाँ से वापस आता, आयरन को हिला के, यानी कि जो गर्म होता रहता था लाल सा कोई भी लोहे का टुकड़ा, उसको आयरन की दूसरी छड़ी से हिलाता था, फिर कुछ ही समय में वापस आता था। ड्रिपिंग विद परस्पायरेशन, और उसमें से पसीना टपकते रहते थे। दो एज वॉज द कस्टम, ऐसे मान के चलो ये कोई कस्टम हो कि वो कोई उसका टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा गर्म भट्टी में गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा तो कोई खड़ा होकर जाएगा थोड़ी देर में, और उसको हिला के सीधा करके आएगा ताकि दूसरी तरफ से भी गर्म हो जाए, फिर आके बैठ जाएगा पसीने में।
तो वो कहता है कस्टम सा लग रहा था। ही वॉर नथिंग, उसने कुछ नहीं पहना हुआ था, बट अ लॉन्ग शर्ट, एक लंबी सी शर्ट पहनी हुई थी, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, और पेयर ऑफ वुडन शूज़ पहने हुए थे, लकड़ी के शूज़ पहने हुए थे, एक जोड़ी। भाई देखो बच्चों, यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे आज इसको, और उसके बाद हम कल चलते हैं। यहाँ तक की आपको समरी लिखनी है, कॉम्प्रीहेंशंस करनी है एज़ यूजुअल वी डू, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखने हैं। बेटा आप ईमानदारी से पढ़ाई करो, ऐसे काम नहीं होगा, बड़े बच्चे हो चुके हो, कोई डाउट आता है तो टीचर से डिस्कस किया करो। अब जैसा समय है उसके हिसाब से तो काम करना ही पड़ेगा ना, तो पे योर अटेंशन टू स्टडी।